आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मतलब ऐसे गांव की कहानी सुनने वाले हैं जिसे सुनने से कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। कैसे किसी चीज का प्रोडक्शन होता है और कैसे कर सकते हैं अच्छा प्रोडक्शन, और साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि आखिर गाँव के लोग जीते कैसे हैं और वो कमाते कैसे हैं और ऐसे कौन कौन से कमाने का साधन है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर। इस गांव में ज्यादातर काम उसको करते हैं और वो है फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा और भी काम करते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारे चीजें हैं। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो एक बड़ा गांव मिलता है जिसका नाम है राजगंज। राजगंज के थोड़ी पास में और एक शहर है जिसका नाम है शाहपुर, और ये तीनों एक ही पत्ती सड़क से कनेक्टेड है जिसे कई सारी साधन चलते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और भी गांव के चलते हैं जैसे कि बुलक कार्ट और तंगस, जिससे फार्मर कई सारा सामान गांव से शहर लाते हैं। पालमपुर उतना बड़ा तो नहीं, फिर भी यहाँ अलग अलग प्रजातियों की 450 परिवार रहते हैं। इनमें से 80% अपर कास्ट से बिलोंग्स करते हैं और उनके घर बड़े बड़े हैं और वो ईंट और सीमेंट से बने होते हैं, और बाकी सब जो लोअर कास्ट रह गए हैं वो सबका घर मिट्टी और थैच से बना हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पालमपुर गांव में कोई सुख सुविधाएं मौजूद नहीं है, बल्कि कई सारे सुख सुविधा मौजूद है जैसे कि सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, खेतों में ट्यूबवेल्स है, कई सारी चीजें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पालमपुर गाँव में एजुकेशन के लिए तो 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल भी है। दोस्तों इस गाँव में लोगों की इलाज के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू से चलाया जाता है, और साथ में प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जो कि लोगों की इलाज के लिए बनवाया गया है। तो दोस्तों हम पालमपुर गांव को फुल्ली डेवलप तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी हम उसको फायरली डेवलप तो कह ही सकते हैं क्योंकि उसमें लगभग सारी सुख सुविधाएं मौजूद है जैसे कि गाँव में रोड्स, ट्रांसपोर्ट है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम अदर विलेज से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है लगभग सारे फैसिलिटीज पालमपुर के अंदर मौजूद है। सो गाइस हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर प्रोडक्शन होता क्या है। तो दोस्तों उन चीजों को बनाने के लिए करते हैं जिन चीजों की हमें सख्त जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है जैसे कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड। तो दोस्तों आप ही बताओ कि ज्यादातर चीजें बनाने के लिए हमें फैक्ट्री की जरूरत होती है, और ऐसा तो है नहीं कि हम फैक्ट्री को हवा में बनाए, फैक्ट्री बनी तो जमीन पर ही ना। तो मान लो हमें क्रॉप्स करना है, क्या हम क्रॉप्स बिना जमीन के उगा सकते हैं? नहीं ना। तो पहला फैक्टर हो गया हमारा लैंड। तो प्रोडक्शन करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है लैंड, और उसके साथ नेचुरल रिसोर्सेस की भी जरूरत होती है। सेकंड रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें लेबर की। अच्छा खुद ही सोच लो, हम किसी चीज का फैक्ट्री खोली, क्या वो अपने आप चलने लगेगी? बल्कि हमें फैक्ट्री को रन करवाने के लिए कई सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, और वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं? लेबर। फसल उगाने से लेकर फसल काटने तक लेबर की जरूरत पड़ती है। यानी प्रोडक्शन करने के लिए सेकंडली किस चीज की जरूरत होती है? वो है लेबर। थर्ड फैक्टर है फिजिकल कैपिटल, और फिजिकल कैपिटल को 2 भाग में भाग किया गया है, एक है फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारा फिक्स कैपिटल की। अब फिक्स कैपिटल क्या होता है? जैसे कि मशीन्स, टूल्स, जेनरेटर्स, कंप्यूटर्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। उसको सालों साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि ऐसा नहीं है कि एक वर्ष इस्तेमाल करते ही हम दूसरी वर्ष नई मशीन खरीदते हैं। मान लो एक ट्रैक्टर है, क्या हम हर फसल को उगाने के लिए अलग अलग ट्रैक्टर खरीदते हैं? नहीं ना। तो ये सब क्या है? एक फिक्स कैपिटल है। सेकंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जैसे कि
रॉ मटेरियल्स एंड मनी। तो रॉ मटेरियल्स क्या होगा? सीड्स, और सीड्स को खरीदने के लिए हमें चाहिए मनी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? रॉ मटेरियल्स एंड मनी। और जो लास्ट फैक्टर बच जाता है वो है ह्यूमन कैपिटल। दोस्तों सोचो कि किसी को बिजनेस करना है तो क्या वो अपने आप हो जाएगा? कोई ना कोई तो चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, अपने स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने के लिए, और जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी रिस्क लेने के लिए। दोस्तों यहाँ से जो हमारा चैप्टर है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो अपने आप ही कभी ना कभी अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर कितने फार्मर हैं जो केवल फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऐसे ही दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर। अब दोस्तों इस गांव में होता क्या है, 75% लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब दोस्तों पालमपुर में दिक्कत क्या आती है? पालमपुर की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। जो पालमपुर की कल्टीवेटेड लैंड है वो तो फिक्स्ड है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहे तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, क्योंकि लैंड तो उतनी ही है और कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला तरीका है हम लैंड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा जमी होगी उतनी ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन होगी। लेकिन यहाँ बस एक ही तरीका थी कि जो बंजर जमी है उसको कल्टीवेटेड लैंड में बदल दिया जाए। इतनी भी लैंड बढ़ सकती थी और वो 1960 ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान ऑलरेडी बढ़ा दी गई थी। अब पालमपुर जमी को बढ़ाने को बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए पालमपुर की जो लोग हैं दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो काम करे कि जगह कम हो और फसल ज्यादा हो। जैसे एक ही साल में कई सारे फसल उगाते हैं। रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बटाटो, और विंटर सीजन में वो लोग गेहूं का चाष करते थे। जैसे क्या होता था कि पालमपुर के जो लोग हैं एक साल में कई सारे फसल उगाते थे कम जमी पर। तो जैसे उन्हें ज्यादा आउटकम होते हैं, एक ही साल में कोई सारे फसल उगाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। और यूज करने में फार्मर को कोई दिक्कत नहीं आती थी। इलेक्ट्रिसिटी के दौरान फार्मर को कोई सारे सुख सुविधाएं मिलती थी, और एक तरीका था जिसे प्रोडक्शन को बढ़ा सके, और वो है मॉडर्न फार्मिंग। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फार्मिंग। तो दोस्तों मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है कि जैसे कि मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल करना, ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा। साथ में HY सीड्स का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब किसके अंदर आता है? मॉडर्न फार्मिंग के अंदर। मॉडर्न फार्मिंग जब पढ़ रहे हो तो उसके शुरुआत को भी जान लेना चाहिए। 1960 ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान उसका शुरुआत हुआ था। लोगों को ये बताया गया था कि ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ के मॉडर्न फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, जैसे कि कम जमीन पर अच्छी पैदावार हो सके। मॉडर्न फार्मिंग सबसे पहले इंडिया के अंदर 3 जगह पर किया गया था। फर्स्ट है पंजाब, सेकंड है हरियाणा, और थर्ड में है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इससे फायदा क्या हुआ कि 1960 के बाद फसल ज्यादा इंक्रीज होने लगा। यहाँ तक तो ठीक है कि मॉडर्न फार्मिंग लोगों के लिए अच्छी है, और आपको नहीं लगता कि हमारे जो लैंड है सर्वाइविंग करेगी या नहीं करेगी। 1960 के बाद जब से मॉडर्न फार्मिंग की शुरुआत हुई तब से लोग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारे जमीन सॉइल को उसका फर्टिलाइजर्स कम हो गई है, और वाटर टेबल भी डिक्रीज हो रहा है, जो कि आने वाले पीढ़ी को बहुत खतरा होगा। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक है लेबर। दोस्तों हमें खेती करने के लिए कई सारी लेबर की जरूरत होती है। दोस्तों वो जो लेबर होती है उसकी जरूरत ज्यादातर उन्हीं को होती है जिसके पास ज्यादा जमीन होती है, और जो स्मॉल फार्मर्स होती
होती है वो अपनी जमीन का खुद ही कर लेते हैं या अपनी फैमिली के साथ मिलकर करते हैं। जिनके पास ज्यादा जमीन होती है वो लोग लेबर को हायर करती है। दोस्तों लेबर 2 टाइप्स के होती है। फर्स्ट है जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होते हैं और सेकंड है जिनके पास बहुत ही कम जमीन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल। दोस्तों कैपिटल के सीधा सीधा अर्थ ये है कि मनी, पैसे। जैसे कि हमने देखा मॉडर्न फार्मिंग को करने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो जो छोटे फार्मर होते हैं वो बड़े फार्मर से पैसे उधार ले लेते हैं, लेकिन बाद में छोटे फार्मर को उसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था और वही साइकिल हर साल रिपीट होती रहती है। इसी से यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज सरप्लस? एन अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा और मोर देन यू नीड इज कॉल्ड सरप्लस। अगर उसे हम आसान भाषा से समझे तो जो भी हमारे खाने के बाद जो बच जाता है उसे हम सरप्लस कहते हैं। दोस्तों आप स्टार्टिंग में देखे होंगे कि पालमपुर में 75% लोग फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। 25% लोग ऐसे हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि डायरी। लोग क्यों करते हैं कि घर में गाय पालते हैं जो उसे मिल्क प्रोडक्शन होती है रायगंज में बेच देते हैं और उसी से उनको रोजगार चलता है। दूसरा है स्मॉल थिंग्स मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो दोस्तों ये होती है जिसे छोटी स्किल से पैसा कमाते हैं, जैसे कि गुड़ प्रोडक्शन बेचते हैं रायगंज में। थर्ड अगर बात करें तो शॉपकीपर पालमपुर गाँव में लोगों को बाहर जाना ही नहीं पड़ता है, सब दुकान पालमपुर में मौजूद है। कुछ लोग पालमपुर के दुकान देकर अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक नोटिस है कि जो आपने पालमपुर की स्टोरी आपने सुनी है, ऐसा गांव रियलिटी में नहीं है, ये वाला एक इमेजिनेशन थी। कहानी का मकसद उतना ही था कि प्रोडक्शन के रिलेटेड चीजों को सिखाना है। अगर मैं आपको ये पहले ही बता देता तो शायद आप रियल लाइफ इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में क्वालिटी मिली है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? गिव आंसर इन कमेंट सेशन ब्रीफली। कमेंट में आंसर देने के साथ साथ अपना फोन पे नंबर भी दे दीजिए ताकि उसका पैसा आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।